नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां आज मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया भर में जंगी मोर्चों पर आखिरकार क्या हलचल चल रही है। लेकिन सबसे पहले आपको वो उन 3 खबरों से रूबरू करवा देती हूं जिस पर हमारी विशेष नजर रहेगी। पहली खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा मकसद था ईरान में कट्टरपंथी सरकार का तख्ता पलट और अमेरिका और इजराइल ने अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या की। इसके बाद लगा कि ईरान में अब तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन मुस्तबा के रूप में नए सुप्रीम लीडर आ गए। हालांकि उनके सुरक्षित होने पर कई बार सवालिया निशान लग गए। उन्हें सुप्रीम लीडर बनने के बाद कभी भी किसी भी सार्वजनिक रूप में देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, वीडियोस नहीं आए, केवल मैसेजेस आते हैं, लिखित वो भी, जिसके बाद ये आशंकाएं जताई जाने लगी कि मुस्तबा जिंदा भी हैं या नहीं। हालांकि इस मुद्दे पर नेतन्याहू ने चौंकाने वाला बयान दे दिया है। अब उन्होंने क्या बयान दिया उसके बारे में विस्तार से आगे आपको बताऊंगी। दूसरी खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इजराइल हमेशा से ही मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा चाहता था और उसकी इस चाहत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था ईरान, जिस पर उसने अमेरिका के साथ मिलकर के 2 बार हमले भी किए और अमेरिका हर हाल में इजराइल को मजबूत करने की कोशिशों में लगा है। हालांकि अमेरिका के खाड़ी सहयोगी भी इजराइल से दूरी ही बनाए रखते हैं, लेकिन अब अमेरिका अपने खाड़ी सहयोगियों और इजराइल के बीच की खाई को पाटने की कोशिशों में जुट गया है और इसके लिए उसने अपने एक बड़े सहयोगी मुल्क को लालच भी दिया है। आज हम आपको अमेरिका की कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग बीते 4 साल से ज्यादा समय से चल रही है। आपको यूरोप के बारे में भी जानना चाहिए। दोनों ही देश एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों से लेकर के कारोबारी ठिकानों तक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। आशंका है कि इस जंग का दायरा बढ़ सकता है। आज हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की अहम खबर। और खबर यह है कि अमेरिकी सेना का ईरान पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। मिलिट्री कमांड सेंटर्स, ड्रोन स्टोरेज पर हमले किए गए हैं, ये सेंटकॉम ने कहा है। वो कह रहा है कि हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी निशाना बनाया है। निगरानी साइट्स पर भी हमने अटैक किए हैं। कमर्शियल जहाजों पर भी खतरे को कम करने का मकसद हमारा था, जिसकी वजह से हमने ये बड़े हमले कर दिए हैं। तो ईरान ने ये बता दिया है कि वो भी कोई कम नहीं है, वो भी लगातार पलटवार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो ये बताया गया है अमेरिकी सेना की तरफ से कि उसने ईरान पर बड़ा अटैक कर दिया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि ईरान की तैयारी क्या थी, जिस वजह से सेंटकॉम को बार बार आगे बढ़ के इन पर हमला करना पड़ता है। इनके मिलिट्री कमांडर सेंटर्स, ड्रोन स्टोरेज क्षमता, इसके अलावा कम्युनिकेशन सेंटर्स, उन सबको उसे नुकसान पहुंचाना पड़ता है। इसी बीच एक और खबर आ रही है, वो आपको बताती हूँ कि यूएस सेना का ईरान पर जबरदस्त अटैक देखने को मिला है और यह अटैक उनका अहवाज और बंदर अब्बास में हुआ है। यूएस सेना ने ईरान में एक बार फिर से जबरदस्त अटैक किया है। अहवाज में किया है, बंदर अब्बास में किया है। अहवाज के पास कई धमाके सुनाई दिए हैं। ये अहवाज के पास धमाके सुनाई दिए हैं। बार बार अहवाज और बंदर अब्बास को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ईरान की कई जगहों को दरअसल नुकसान पहुंचा दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में बंदर अब्बास को सबसे ज्यादा नुकसान इस लिहाज से पहुंचाया जाता है कि वहां से दुनिया भर का व्यापार होता है। बंदर अब्बास का ही इस्तेमाल करके, उस पोर्ट का इस्तेमाल करके ईरान अपने व्यापार को दुनिया भर में फैलाता है। इसीलिए बंदर अब्बास पोर्ट को नेस्तनाबूद कर दो, नष्ट कर दो, उसका व्यापार अपने आप वहीं का वहीं थम जाएगा, रुक जाएगा और इसी वजह से वो ये बड़े हमले वहां पर करता है। अब ऐसा नहीं है कि ईरान हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, वो जवाब नहीं दे रहा है, वो भी खुल करके जवाब दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जितने भी सैन्य ठिकाने हैं उन्हें वो नेस्तनाबूद कर रहा है। लेकिन ये भी सच है कि ईरान को एक बड़ा नुकसान इस जंग में उठाना पड़ रहा है। अब ईरान ने अमेरिका के हमलों का जवाब किस तरीके से दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पूर्वी तेहरान में एक्टिवेट हुए हैं एयर डिफेंस सिस्टम, जो ये बताने के लिए काफी है कि वो हर हमले से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिकी हमलों को नाकाम करने का वो दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है और इस वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिका की तरफ से जो भी ड्रोन या मिसाइल्स भेजे जा रहे हैं, हम उन्हें एक एक करके खत्म करते जा रहे हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करना एक बड़ी रणनीतिक सूझबूझ भी है कि अमेरिका की तरफ से जो भी मिसाइल, ड्रोन भेजे जा रहे हैं उन्हें आखिरकार हवा में कैसे रोका जाए। दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुस्तफा जिंदा है। अब
इजराइल ने अगर ये बात मान ली है तो किसी और को मानने में ये हर्ज नहीं होगा। नेतन्याहू ने खुद स्वीकार कर लिया है कि मुस्तफा जिंदा हैं। जब तक मुस्तफा को देखा नहीं गया और अभी भी नहीं देखा गया, हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि मुस्तफा है भी या नहीं है। ईरानी जितने भी नेता हैं वो खुद ये कह रहे थे। कुछ दिनों पहले ही विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आया था कि हमने तो मुस्तफा को नहीं देखा, लेकिन हाँ IRGC के कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने मुस्तफा को देखा है। अब नेतन्याहू का ये बड़ा बयान क्या था उसके बारे में जरा देखिए आप। כך כזאת על חיזבאללה אתה מערער אותה מאוד. ואחר כך החיסול נסראללה, אותו הדבר, היה ויכוח. הם אמרו בכלל, צריך להגיד לאמריקה מראש, אמרתי בשום אופן לא. זאת אומרת, גם פה הייתי... अमेरिका और इजराइल का एक भी मिशन ईरान के खिलाफ जंग में पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। या आप ये भी कह ले कि ये जंग वो हार चुके हैं। तख्ता पलट और परमाणु प्रोग्राम पर रोक के मकसद से शुरू हुआ युद्ध में अब तक यूरेनियम एनरिचमेंट पर रोक को लेकर के सहमति नहीं बनी है और अब तो तख्ता पलट की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं और साथ ही एनरिच्ड यूरेनियम वो अमेरिका को सौंप देंगे, इसकी दूर दूर तक कोई उम्मीद शेष नजर नहीं आती। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया। शुरुआत अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के रूप में उन्हें कुछ कामयाबी भी मिली, लेकिन बाद में ईरान के पलटवार में उनकी कामयाबी धुआं-धुआं हो गई। अमेरिका के हमलों का प्रमुख मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन था। ट्रंप की मंशा थी ईरान की कट्टरपंथी सरकार की जगह अपनी पिट्ठू सरकार को गद्दी पर बैठाना। ईरान में बीते साल हुए प्रदर्शनों में भी अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। हमलों की शुरुआत में अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद अमेरिका को उम्मीद थी कि अब ईरान की जनता ही कट्टरपंथी सरकार का तख्ता पलट करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने मुज्तबा खामनेई के रूप में नया सुप्रीम लीडर चुना और उनके नेतृत्व में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को जबरदस्त जवाब दिया। हालांकि मुज्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर बनने के बाद कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। उनका कोई ऑडियो या वीडियो नहीं आया। आशंका जताई गई कि वो जीवित ही नहीं है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि मुज्तबा का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। वो न केवल प्रशासनिक कार्यों की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि अमेरिका से समझौते पर नजर बनाए हुए हैं। दावा किया गया कि मुज्तबा की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही IRGC के कुछ अधिकारियों और सरकार के कुछ लोगों को ही मुज्तबा की लोकेशन की इंफॉर्मेशन मिली है। मुज्तबा खामनेई अपने पिता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद उनके जीवित होने पर सवाल एक बार फिर से खड़े हुए। लेकिन अब मुज्तबा पर जो स्टेटमेंट आया है, उसने उनके जीवित होने पर मुहर लगा दी है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद माना कि मुज्तबा जिंदा हैं। एक इंटरव्यू में जब पीएम नेतन्याहू से सवाल किया गया कि क्या वो मानते हैं कि मुज्तबा जीवित है, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया। כך כזאת על חיזבאללה אתה מערער אותה מאוד. ואחר כך החיסול נסראללה, אותו הדבר, היה ויכוח. הם אמרו בכלל, צריך להגיד לאמריקה מראש, אמרתי בשום אופן לא. זאת אומרת, גם פה הייתי... नेतन्याहू का बयान अमेरिका और इजराइल की नाकामी की अटकलों पर मुहर है, क्योंकि इसके साथ ही साफ हो गया है कि अब तक अमेरिका और इजराइल के एक भी मकसद पूरे नहीं हुए। ऐसे में अब तक ईरान पर की गई बमबारी सिर्फ तबाही फैलाने के लिए रही, जिसका नतीजा सिफर रहा। इस बीच ईरान साफ कर चुका है कि अगर उस पर हमला किया गया तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते से मिडिल ईस्ट में शांति आने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन उसी समझौते ने ऐसे हालात पैदा कर दिए
जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की बड़ी वजह बन गया। ईरान ने खुद को हॉर्मुज़ स्ट्रेट का सुल्तान घोषित किया, जहाजों के लिए आदेश जारी किया और नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। ईरान ने जहाजों पर हमला किया तो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमलों की सीरीज शुरू की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि IRGC के अहम ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किए गए। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के करीब हिशम द्वीप पर धमाकों की आवाज सुनी गई। इसके अलावा हेवाज में भी विस्फोट की आवाज सुनाई दी। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि ईरान की हॉर्मुज़ में जहाजों पर हमला करने की क्षमता को कम करने के मकसद से ये हमले किए गए। अमेरिका हमले चाहे जितने कर ले, लेकिन उसकी नाकामी पर मुहर लग चुकी है और अब ट्रंप के वो सभी दावे जिसमें वो ईरान को कमजोर करने की बात करते रहते हैं, खोखले साबित हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के आगे ईरान जैसा अदना सा देश जीत गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान की सेना के समर्थन में लोग उतर आए हैं। तेहरान में आजादी स्क्वायर पर लोगों का हुजूम देखने को मिला है। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन भी यहां पर किया गया और प्रदर्शन के माध्यम से अमेरिका को लोगों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। ये तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का, जहां प्रदर्शन किया गया है। ये तेहरान में आज़ादी को लेकर के लोग इकट्ठा हुए हैं, लोगों का हुजूम देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोग पहले भी सरकार और सेना के साथ खड़े हुए नजर आते थे और एक बार फिर से वही तस्वीरें आ रही हैं कि ईरान की सेना के समर्थन में हुजूम उमड़ा हुआ है। ईरान से जंग में जहां अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा, उसके संसाधन तबाह हो गए, आर्थिक नुकसान हुआ, तो वहीं इजराइल को फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखने की मंशा पाले इजराइल को अपने मकसद में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अब ये कामयाबी उसे कैसे मिलेगी, इस रिपोर्ट में आप देखें। इजरायल और हमास की जंग के दौरान एक नया शब्द चर्चा में आया, ग्रेटर इजरायल। माना गया कि इजरायल की मंशा ग्रेटर इजरायल के सपने को साकार करने की है। खबरों के मुताबिक ग्रेटर इजरायल का विस्तार मिस्र में नील नदी से लेकर इराक में फरात नदी तक होगा। इसमें पूरा फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान शामिल होंगे, जबकि सीरिया, मिस्र, इराक और सऊदी अरब का कुछ हिस्सा भी आ सकता है। इजरायल कुछ समय पहले तक अरब देशों की नजर में अछूत था, उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। हालांकि साल 2020 में अमेरिका की पहल पर इब्राहिम एकॉर्ड समझौता हुआ, जिसके जरिए UAE और कुछ अन्य देशों ने इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। हालांकि सऊदी अरब अब भी इजरायल से अलग ही खड़ा रहता दिखता है। अब सऊदी अरब और इजरायल को करीब लाने के लिए अमेरिका ने प्रयास तेज कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर समझौते को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक सऊदी अरब को अमेरिका न्यूक्लियर तकनीक देगा। सऊदी अरब की ऊर्जा जरूरतों के लिए सिविल न्यूक्लियर समझौता बेहद अहम हो सकता है। हालांकि खबर है कि ट्रंप ने समझौते की आड़ में सऊदी अरब और इजरायल को करीब लाने का प्रयास तेज कर दिया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का लालच दिया, लेकिन इसकी आड़ में ट्रंप ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उन्होंने सऊदी के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनते ही इजरायली पीएम नेतन्याहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि इस मामले पर अभी सऊदी अरब का जवाब आना बाकी है, लेकिन अमेरिका के दबाव के आगे उसका मना कर पाना लगभग नामुमकिन लग रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रंप की शर्त है कि अगर सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसे इजरायल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा और ऐतिहासिक इब्राहिम एकॉर्ड्स पर दस्तखत करने होंगे। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक के समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके इस पूरी डील की शर्तें दुनिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डील लगभग तय हो गई है, लेकिन ये सब एक बहुत बड़ी कूटनीतिक शर्त से बंधा हुआ है।
उन्होंने दावा किया कि समझौते को मंजूरी इस बात पर निर्भर करता है कि सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने को मंजूरी देता है या नहीं। अगर सऊदी अरब इजरायल से हाथ मिला लेता है और रिश्ते सामान्य करने पर मोहर लगा देता है तो इसे इजरायल की सबसे बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत माना जाएगा। इससे ईरान के खिलाफ अभियान में अमेरिका को मजबूती मिलेगी, क्योंकि दोनों ही देश अमेरिका के अहम सहयोगी हैं। हालांकि इस मामले में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सऊदी अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर इजरायल से हाथ मिलाएगा, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब एक बार फिर ईरान की मिसाइलों का कहर झेलने की स्थिति में है। कि आखिरकार यूरोप में क्या चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त से जंग चल रही है और अब भी ये जंग और ज्यादा भीषण होते हुए नजर आ रही है। यूरोपीय देशों से नाराज पुतिन अब यूरोपीय देशों को ही निशाना बना सकते हैं। इसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। अब जरा मैं आपको बताती हूं कि इस युद्ध की वजह से किस तरीके से रशिया ने अपने लिए ही परेशानियां खड़ी कर ली हैं। उसकी आर्थिक स्थिति डोलते जा रही है, लगातार उसे नुकसान झेलना पड़ रहा है और अब स्थिति यह हो गई है कि यूक्रेन पीछे नहीं हट पा रहा है और रशिया भी चाहकर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहीं एक खबर और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से जुड़ी हुई, वो आपको बता देती हूं कि अहवाज पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है। अहवाज में 30 से ज्यादा हमलों का दावा किया जा रहा है। ईरान के अहवाज में लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है और अहवाज पर हमलों से इलाका दहला हुआ है। स्थानीय दावे हैं कि 30 से ज्यादा धमाकों से अहवाज पूरी तरीके से कांप गया है। अहवाज और बंदर अब्बास सबसे ज्यादा निशाने पर हैं और एक बार फिर से 30 से ज्यादा हमले वहां पर किए गए हैं। और वहीं खबर आ रही है कि ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव को ईरान ने एक बार फिर से ठुकरा दिया है। युद्ध विराम पर तेहरान का बड़ा इंकार है। इराकी पीएम के जरिए प्रस्ताव भिजवाया गया था। ईरान ने कहा कि सीज फायर नहीं होगा, जवाब जारी है। सीज फायर डील पर तेहरान ने सीधे सीधे रोक लगा दी है। एक तरफ खुद ही रद्दी की टोकरी में सीज फायर को डालने वाला अमेरिका अब ये चाहता है कि एक बार फिर से सीज फायर हो जाए। इराकी प्रधानमंत्री के माध्यम से बाकायदा एक प्रस्ताव ईरान को भेजा गया। ईरान ने इनकार कर दिया है कि उसे ये मंजूर नहीं है। तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।